मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस क्लब। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। उसी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आए हैं डच को लेकर। डच के बारे में आज जानेंगे। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि पीछे हम लोगों ने पुर्तगाली को कंप्लीट किया है और यूरोपीय के आगमन के बारे में पढ़ा है। तो आज हम लोग डच के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डच कैसे आए, कहाँ आए, क्या नहीं आए। बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में मजा आएगा। वैसे उतना मजा भी नहीं आएगा क्योंकि डच से उतना क्वेश्चन आते नहीं है, बस नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। इसे इतना डीप में पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी एग्जाम में कभी भी ये हो सकता है कि डीप आ जाए क्वेश्चन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। मे बी मुझे लगता है उस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। तो पहले मैं इसके बारे में ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा कि कैसे कैसे डच आए। पुर्तगाली के बारे में तो आप लोग जाने कि कैसे यहाँ पे आए, वो यहाँ पे आके व्यापार करना स्थापित किए, किस तरह से वो अपने व्यापार को बढ़ाएं और वहां पे आप सत्ता स्थापित करने की कोशिश की अल्बुकर्क के द्वारा। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा वो उन्हें तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डच डच को हम लोग और दो नाम से जानते हैं, जिनका नाम है हॉलैंड और नीदरलैंड। जो हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी होते थे उन्हें डच कहा जाता था। अब आप लोगों को डच, नीदरलैंड और हॉलैंड तो पता है, बट उसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैप में नीदरलैंड पड़ता कहाँ पे है, दिखता कहाँ पे। आपको ये पता होना चाहिए कौन से देश उसके बगल में है। तो उसी के लिए मैं आज यहाँ पे रफ मैप के रूप में लाया हूँ। उतना डीप मैप नहीं है, इसे एग्जैक्ट रूप में मत मानिएगा। आप मैप का सहारा ले सकते हैं, ये रफ मैप है, उसके सहारे मैं बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये रहा इंडोनेशिया का क्षेत्र, ये रहा अफ्रीका, और ये रहा यूरोप। यहाँ पे मैं अफ्रीका ऐसे लिखता हूँ, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। ये तो भारत आपको समझ में आ रहा होगा, एशिया। ये रहा पूरा क्षेत्र मैप में। अब इसमें हम लोग देखें कहाँ पे हॉलैंड है। तो आपने पिछले मैप में देखा होगा पुर्तगीज में कि पुर्तगीज कहाँ पे पाई जाती है। पुर्तगाल यहाँ पे है, ये है पुर्तगाल। पी लिख देता हूँ यहाँ पे, आप समझिए ये है पुर्तगाल। और ये पुर्तगाल के बगल में पड़ता है हम लोग का क्या, ये पड़ता है स्पेन। स्पेन से याद आना चाहिए आप लोगों को कुछ जो मैंने पिछले वीडियो आपने जिन्होंने गौर से देखा होगा याद आना चाहिए कि जो कोलंबस थे वो स्पेन के ही यात्री थे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस। और कोलंबस कहाँ के यात्री थे, तो स्पेन के यात्री थे। ये एक पॉइंट है। तो ये रहा स्पेन। स्पेन से आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे ये स्पेन यहाँ पर डिवाइड हो गया। स्पेन के बाद आगे बढ़िएगा तो आता है फ्रांस के बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे एक है बेल्जियम। ये यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड है, ऐसे और ऐसे। ये है बेल्जियम और ये है आपका नीदरलैंड और हॉलैंड। तो ये रहा आपका पूरा मैप का क्षेत्र। तो ये एक तरह से ये मैप कंप्लीट हो गया। तो अब स्टोरी पे बात है। ये मेन तरह से एक स्टोरी है आज का क्लास, क्योंकि जो डच है वो स्टोरी पे ही निर्मित है। पूरे उसका पूरा जो साम्राज्य है एक तरह से स्टोरी से आप समझ सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो याद करने में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उसे लिख दिया है, आप याद कर सकते हैं। या फिर मैं ट्राई करूंगा याद कराने का। अगर आप ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो डच की कहानी अब हम लोग शुरू करते हैं। तो डच का जो प्रारंभ होता है, एक तरह से उनके प्रारंभ के बारे में बात करेंगे। तो प्रारंभ होता है आपका 1581। ये डेट मैं एक भूमिका बांधने के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट नहीं है। 1581 में ही क्या हुआ था, जो पहले नीदरलैंड हुआ करता था उस पे स्पेन का अधिकार हुआ करता था। वहां पे स्पेन के लोग ही, जैसे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था, उपनिवेशवाद था यहाँ पे भारत में, वैसे ही नीदरलैंड पे स्पेन का राज हुआ करता था। और 1581 में जो नीदरलैंड और हॉलैंड है, जो एक ही नीदरलैंड को ही हॉलैंड बोला जाता है, वो आजाद हो गया था स्पेन के प्रभुत्व से। तो जब वो स्पेन के प्रभुत्व से आजाद हुआ और उस क्षेत्र के लोग, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो क्षेत्र, ये ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे भोजन की कमी होती थी और साल भर अपना भोजन कंप्लीट चलाने के लिए ये लोग शिकार किया करते थे। और जो शिकार से मीट आता था, जो मांस आते थे, उसी पे नमक और मिर्च जो भारत से लाए जाते थे वो लगा के उसे स्टोर किया करते थे। तो ये भी क्षेत्र उसी तरह का क्षेत्र था और यहाँ पर भी भोजन की कमी हुआ करती थी। तो और एक दूसरी बात ये कि अभी आजाद हुआ था 1581 में, तो आर्थिक मंदी भी यहाँ पे थी। तो यहाँ के सरकार ने क्या सोचा
कि हम लोग क्या करेंगे, जो पुर्तगीज जो भारत में उस समय भारत से व्यापार कर रहे थे और भारत के व्यापार के साथ वहां पे मसाले और अनेक प्रकार के जड़ी बूटियां ये सब लेके जाया करते थे इन्होंने पुर्तगाल। और उसी से क्या सोचा इन्होंने हॉलैंड के लोगों ने कि हम क्या करें कि जो पुर्तगाल भारत से जो सामान लेके यूरोप में आ रहे हैं उसको हम लोग पुर्तगाल से खरीदें। मतलब कि जो हॉलैंड के निवासी थे वो सोच रहे थे कि जो पुर्तगाल सामान लेके आ रहा है पूर्वी देशों से मतलब भारत से, उसे लाकर हम यूरोप में बेचें और उसे बेचने पे मुनाफा कमाएं। मतलब कि एक मीडिएटर के तौर पे इन्होंने काम किया। इन्होंने ये काम स्टार्ट किया और ये लोग पुर्तगाल से सामान खरीदते थे और यूरोपीय देशों में बेचा करते थे। इससे इन्हें बहुत फायदा हुआ करता था। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब पुर्तगाल भारत से सामान खरीदता था और जाके यूरोप में बेचता था तब उसे और पुर्तगाल से नीदरलैंड सामान खरीदा करता था और तब उसे फायदा हुआ करता था। तो ओरिजिनल रूप में पुर्तगाल को कितना फायदा हुआ करता होगा इन वस्तुओं के व्यापार करने से। तो ये व्यापार करना स्टार्ट कर दिए। कुछ दिन बाद जब व्यापार करने के बाद कुछ समय उपरांत हॉलैंड के पास अच्छी पूंजी होने लगी, मतलब पैसे अच्छे इकट्ठे हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक नौसैनिक बेड़ा तैयार किया। जैसे कि अब इनके मन में तो पहले से था, इन्होंने जब किसी को भी पता अगर पैसे आने लगते हैं तो दिमाग चलने लगता है, तो वैसे ही नीदरलैंड के साथ हुआ। जब पैसे आने लगे उन लोगों से तो उन लोगों के पास तो उनका भी दिमाग चला। उन्होंने सोचा कि जो हम पुर्तगाल से सामान खरीद रहे हैं अगर हम वो डायरेक्ट भारत से सामान लेके जाने लगे तो हमें प्रॉफिट अधिक होगा। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, जो उन्हें प्रॉफिट हुआ करता था उसे एक पूंजी के तौर पे स्थापित किया। स्थापित करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नौसैनिक बेड़े बनाना स्टार्ट किए। बेड़े में क्या था कि वो क्या करते, कहीं भी अगर आपको व्यापार करना है उसके लिए क्या आपको एक जहाज चाहिए, बड़ा जहाज जिससे आप सामान लेके आ सकते हैं और ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ सैनिक भी चाहिए, क्योंकि अगर वो इंडिया व्यापार करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे पुर्तगाली हैं तो ये लोग बोलेंगे कि आप भी यूरोप से हैं और हम भी यूरोप से हैं तो चलिए व्यापार करते हैं। इन्हें पता था कि यहाँ पे अगर व्यापार मुझे करना है तो विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। बट नीदरलैंड के लोग युद्ध करना नहीं चाहते थे। तो यहाँ से क्या हुआ, ये लोग व्यापार कर रहे थे। जब कुछ समय उपरांत जब इनके पास पैसे हो गए तो इन्होंने क्या किया, एक अपना खुद से एक जहाज भारत की ओर भेजा। भारत की ओर नहीं कर सकते हैं, पूर्वी एशियाई देशों के पास भेजा। पूर्वी एशियाई देशों में आप समझ सकते हैं भारत, इंडोनेशिया, चाइना, ये सब क्षेत्र आते हैं जो जहाँ पे मसाले, वस्त्र ये सब की अत्यधिक थी, मतलब वहां पे अधिक उपजाए जाया करते थे। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग ये डायरेक्ट भारत जाते हैं तो यहाँ पे हमें कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। कंपटीशन किससे, सबसे पहला कंपटीशन पुर्तगालियों से। उस समय जब आप समझ सकते हैं 1498 में पुर्तगाली भारत आए थे और अपना फैक्ट्री स्थापित किए। उसके बाद ये 1581 में आजाद ही होते हैं और 1602 में ये क्या करते हैं, अपना पहला नाव कंपनी स्थापित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं समय का डिफरेंस कितना था। तो इस समय के डिफरेंस में क्या पुर्तगाली यहाँ पे बहुत अधिक मजबूत हो गए थे, यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित कर लिए थे, कंपनी स्थापित कर लिए थे और इनसे पंगे लेना मतलब मुश्किल में पड़ना था। तो इन्होंने जब इनके पास पैसे हो गए तो यहाँ से एक यात्री थे जिनका नाम था हाउटमैन, कार्नेलियस हाउटमैन इनका नाम था। इन्होंने क्या किया, 1595 में इनके नेतृत्व में पहला अभियान हुआ। ये जो पहला अभियान हुआ ये पूर्वी एशियाई देशों के लिए हुआ था और इन्हीं पूर्वी एशियाई देशों में सुमात्रा, ये है सुमात्रा द्वीप और ये है जावा द्वीप। आप देख सकते हैं ये है सुमात्रा और ये है जावा द्वीप, सुमात्रा और जावा। तो कार्नेलियस हाउटमैन ने क्या किया, सुमात्रा द्वीप की यात्रा की। कब, 1595 में। तो कहीं कहीं 95 आता है, कहीं कहीं 96 आता है, डेट का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है एक साल का। तो कार्नेलियस हाउटमैन ने 1595 में पहली पूर्वी देशीय यात्रा की जो कि सुमात्रा की थी। अगर क्वेश्चन आता है डच सबसे पहले कहां गए तो सुमात्रा गए थे, इसका आंसर ये होगा सुमात्रा। उसके बाद जब 1595 के बाद जब यात्रा शुरू हुई तो लगातार 15 बार भारत की यात्रा की गई। भारत की नहीं कर सकते हैं, पूर्वी देशों की यात्रा की गई पूर्व की ओर। वहां पे अनेक देशों में गए, जैसे कि सिलोन, यहाँ पे श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, वहां की यात्रा हुई। सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, इंडिया, ये सब की यात्रा पे गए 15 बार।
आप सोच सकते हैं वो 15 बार क्यों गए थे, क्योंकि अगर किसी को व्यापार स्थापित करना है तो वहां पे पहले लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। इसके बाद व्यापार स्थापित करने के बाद जब वो लोग वापस 15 बार यात्रा करके जब अपने देश में गए तो वहां की सरकार ने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स या फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स की स्थापना की। शुरू में जब इसकी स्थापना की गई डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना वर्ष में कहा गया था कि आप भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार 21 वर्षों तक ही कर सकते हैं, 21 वर्षों तक ही व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद क्या किया गया, जब ये अपनी कंपनी स्थापित किए तो इन्होंने सोचा, यहाँ पे गया तो इन्होंने सोचा अगर मैं डायरेक्ट इंडिया पे अपना अधिकार जमाने लगता हूं तो युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इंडोनेशिया के जो साइड में क्षेत्र है वहां पे जाके अपनी कंपनी की स्थापना की और इंडोनेशिया को व्यापारिक केंद्र बनाया। अब ये सोचे क्या कि अगर साइड में मुझे एक स्पेस मिल जाता है, कोई एक छोटा सा द्वीप या कोई एक जगह मिल जाता है जहां से मैं व्यापार करना स्टार्ट कर सकूं, अगर मैं पहले व्यापार करना स्टार्ट करूंगा तो धीरे धीरे प्रॉफिट के साथ ही मैं सैनिक को भी इकट्ठा कर सकता हूं और सैनिक इकट्ठा करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो उसके बाद मुख्यालय स्थापित हो गया इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में मुख्यालय स्थापित होने के बाद डच नौसेना नायक वादर हेग ने 1605 में मसूलीपट्टनम कोरमंडल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। अब जब आप देख रहे हैं 1595 के बाद 1602, लगभग 7 साल तक इन्होंने सिर्फ यात्रा की, तो वे भारत से अवगत हो गए थे कि भारत में कौन से क्षेत्र में व्यापार, किस तरह का व्यापार करना चाहिए। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत से सिर्फ सूती कपड़ों का व्यापार करती थी, सिर्फ नहीं कर सकते हैं, अधिक मात्रा में सूती कपड़ों का व्यापार किया करती थी। मसाले भी किया करती थी बट भारत से उतने मसाले नहीं किया करती थी जितना कि सूती कपड़े। मसालों का व्यापार डच कहां से किया करते थे, वो इंडोनेशिया के क्षेत्र से किया करते थे। जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है यहाँ पे भी मसाले बहुत अच्छे गुण के पाए जाते थे। तो इन्होंने सोचा कि भारत में तो मसालों के लिए पुर्तगालियों ने एकाधिकार जमाया हुआ है, अगर उस एकाधिकार में ये लोग घुसेंगे तो युद्ध होना निश्चित ही है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो इंडोनेशिया का क्षेत्र था वहां से मसालों का व्यापार स्टार्ट किया, वहां से मसाले, भारत से जो वस्त्र थे उसका व्यापार। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये वादर हेग, ये इन्होंने क्या किया, इनके बारे में क्या था, ये सबसे पहले क्या सोचे, ये भारत के जो पश्चिमी तट है वहां पे सूरत के पास इन्होंने सोचा कि पहले पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की जाए। बट पुर्तगालियों का इन्हें समर्थन नहीं मिला और पुर्तगालियों के समर्थन न मिलने के कारण इनका जो प्रयास था सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का वो असफल हो जाता है। असफल होने के बाद इन्होंने क्या किया, मसूलीपट्टनम यहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, वहां पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ये आप यहां से याद कर सकते हैं, वादर हेग सबसे पहले सूरत में असफल रहा, उसके बाद मसूलीपट्टनम में 1605 में अपनी प्रथम फैक्ट्री लगी। तो इससे एक क्वेश्चन बनेगा कि डच कंपनी का सबसे प्रथम फैक्ट्री कहां लगा, तो मसूलीपट्टनम में 1605 में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं 1605 में अंबाइना जीता। अब अंबाइना कहां है, यह भी प्रॉब्लम होता है, अंबाइना कहां है, इसलिए मैंने यहां मैप बना दिया है कि आपको पता चले अंबाइना कहां है और ये अंबाइना है क्या, ये सब। जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन से बताया हुआ है सारे। अंबाइना जीता 1619 में, बिटाविया नगर बसाया 1623 में। ये तो अलग पॉइंट है, पहले ये दो को आप समझ लीजिए अंबाइना क्या है। तो जैसे यहाँ लोग यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे कोई क्षेत्र अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं तो आपको वहां पे विरोध का तो सामना करना ही पड़ेगा। तो उस क्षेत्र पर विरोध का वहां पे भी पुर्तगालियों का आधिपत्य था, बट उतना आधिपत्य नहीं था जितना भारत में था। मेन तरह से वो लोग भारत को इंपॉर्टेंस उसमें दे रहे थे। तो क्या हुआ, बिटाविया यहाँ पे पहुंचे अंबाइना पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे वहां के जो पुर्तगाली थे उनसे युद्ध हुआ। थोड़ा सा युद्ध होने के बाद अंबाइना का क्षेत्र उन्होंने 1605 में जीत लिया और वहां पे एक बिटाविया नगर भी हुआ करता था, उन्हें उस पर भी अपना कब्जा कर लिया और बसाया उस बिटाविया नगर को, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वो पहले उतना विकसित नहीं था बट इसको विकसित किया डचों ने ही। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे 1623 में क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण घटना। 1623 ये जो 1605 कर रहे हैं उसके बाद क्या हुआ,
उस समय अंग्रेज भी आ गए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है 1600 में अंग्रेज कंपनी की स्थापना भी हो चुकी थी। तो अंग्रेज भी इस क्षेत्र में आ चुके थे, इनका व्यापार भी शुरू हो चुका था। तो अंग्रेजों के साथ जब अंग्रेज यहाँ आए तो उस समय अंग्रेजों के साथ इनकी मित्रता हो गई थी। मतलब एक तरह से कह सकते थे वो लोग आपस में दोस्त हो गए थे कि हाँ भाई व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद जब 1623 आया, 1623 में क्या हुआ, ये अंबाइना का जो क्षेत्र था, जो अभी मैंने बताया यहाँ पे अंबाइना का क्षेत्र, अंबाइना के क्षेत्र में 10 अंग्रेज और 9 जापानी, 10 अंग्रेज और 9 जापानियों की हत्या कर दी जाती है डचों द्वारा। ये एक ऐसा चीज हो गया जिससे अंग्रेज बहुत खफा हो गए, क्योंकि 10 अंग्रेज और 9 जापानी इनकी हत्या कर दी जा रही है। जहां इससे पहले जब अंग्रेजों के साथ दोस्ती हुआ करती थी, अब वो 10 अंग्रेज की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। तो इससे क्या हुआ, विरोध का स्थिति उत्पन्न हो गई, विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई, बट अंग्रेजों ने उस समय कोई कदम नहीं उठाया। उसके बाद आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा कि डच कंपनी का जो युद्ध होता है कब, 1659 नहीं, 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों से हार जाती है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पे स्थापना था ये खत्म हो जाता है। उससे पहले इन्होंने कई जगह भारत में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी, तो उस फैक्ट्रियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभी तक पूरा स्टोरी ये कंप्लीट हो गया कि कैसे कैसे ये लोग की स्थापना हुआ, कैसे इनका देश आजाद हुआ, और देश में पैसे लाने के लिए उन्होंने क्या क्या एक व्यापार करना स्टार्ट कर दिया पुर्तगाल के साथ, उसके बाद भारत के साथ व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। तो अब लोग याद करते हैं फैक्ट्रियों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ याद करेंगे हम लोग 1653 में चिंसुड़ा, 1610 में पुलिकट। पुलिकट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पुलिकट जो था, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके द्वारा भारत में एक सिक्का ढाला गया था। उस सिक्के का नाम हुआ करता था पैगोडा, और वो जो पैगोडा सिक्का ढाला गया था वो ढाला गया था यहीं पे पुलिकट में। इसका ढालने का एक टकसाल बनाया गया था। तो यहां से आप 53 में चिंसुड़ा, 10 में पुलिकट, मुख्यालय पैगोडा, मुख्यालय पुलिकट उसमें हुआ करता था। मतलब जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मुख्यालय 1610 में पुलिकट कर दिया गया, और पुलिकट में ही पैगोडे सिक्के ढाले जाया करते थे, जो कि टकसाल में ढाले जाते थे। तो ये रहा ये 1610 का पॉइंट। उसके बाद 1627 में पिपली बंगाल में पड़ता है। पिपली एक क्षेत्र है, यहीं पे एक पॉइंट इसके बारे में अगर पूछा जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री कहां लगी, तो ये फैक्ट्री लगी थी पिपली में 1627। उसके बाद आते हैं 1658 ये याद रखिएगा, जो बिहार पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसमें बिहार से रिलेटेड चीज है। 1658 में कासिम बाजार जो बंगाल में पड़ता है, पटना जो बिहार की राजधानी है, बालासोर ये क्षेत्र यहां पड़ता है, बालासोर जो आधुनिक बालासोर, ये 3 जगह 1658 में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और अब क्या किया, अब ये जो है आधुनिक वेतन भोगी रखा 3000। अब ये चीज क्या है, इन्होंने क्या किया, ये उस समय व्यापार जो यहाँ से किया करते थे वो क्या हुआ करते थे, जो व्यापार करने के लिए जो वस्तुएं यहाँ पे जैसे कपड़े लेके जाया करते थे अपने देश, तो मिलावटी कपड़े कभी कभी यहाँ के जो व्यापारी हुआ करते थे वो दे दिया करते थे। तो उस व्यापारी के मिलावटी कपड़े से यूरोप में जब जाते थे तो उससे प्रॉफिट उतना नहीं हो पाता था, क्योंकि लोगों को पहचान हो गई थी भारतीय कपड़े के गुणवत्ता की। तो उसी मिक्स जो कपड़े दे दिया करते थे जो अच्छे गुण के नहीं हुआ करते थे, तो उसी के लिए क्या किया डचों ने एक चक्की का स्थापना किया। उस चक्की कह सकते हैं या फिर एक फैक्ट्री कह सकते हैं, जो फैक्ट्री जो कपड़े होते थे वो कपड़े बनाया करते थे, जो ओरिजिनल भारत के जो मूल कपड़े हुआ करते थे अच्छे गुण वाले, उनसे वो कपड़े बनाया करते थे, और उन कपड़ों को डायरेक्ट डच जो नीदरलैंड के लोग थे उनके पास भेजा जाया करता था। तो व्यापारी लोग जो कपड़े बनाते थे अच्छे गुण वाले जो नहीं हुआ करते थे, उनके बजाय खुद अपनी फैक्ट्री स्थापित किया उन्होंने, वहां पे भारतीयों को उन्होंने वेतन देके रखा और उनसे ये कपड़े बनवाए जो अच्छे गुण के हुआ करते थे। तो इससे ये हो गया कि उन्हें अच्छे गुण के कपड़े मिलने लगे। तो यहां से यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे क्वेश्चन यही आता है कि आधुनिक भारत में प्रथम वेतन भोगी का किसने रखा, तो डचों ने रखा। किसने रखा, अच्छे गुण के कपड़े जो सूती वस्त्र होते थे उसको बनाने के लिए। उसके बाद
वही पॉइंट नेक्स्ट लिखा, सूती वस्त्र के व्यापार की वस्तु बनाने का श्रेय, फैक्ट्री स्थापित किया तो श्रेय इन्हीं को जाएगा। उसके बाद लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था 1759 में वेदरा का युद्ध। और इसमें एक और पॉइंट है जो ये आप जैसे मैंने पुर्तगीज में बताया था कि वो लोग आए थे तो उसकी एक कंपनी का नाम था, वैसे ही जो डच है डच की भी इस कंपनी का नाम था, इसका नाम था वेरिगंदे ओस्टे इंडियस। तो इसका नाम था वेरिगंदे ओस्ट इंडियस। अब ये रहा आज का डच के बारे में पूरा चैप्टर कि डच में क्या क्या था, कैसे कैसे था। ये सब आप अगर और डीप अगर आप पढ़ रहे हैं पीसीएस और कोई भी दूसरे एग्जाम के लिए तो ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ डच के लिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैप है, ये सब सारे मैं एक वीडियो में, मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं उतना लंबा वीडियो नहीं बना सकता, तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको और इसके बारे में अधिक जानना है तो अच्छा सबसे अच्छा रहेगा बुक का स्रोत ले। पहले यहाँ से ओवरव्यू ले, वीडियो से ओवरव्यू लेने के बाद अगर आप बुक का स्रोत लेते हैं तो बुक में आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है और ये वर्ड क्या होता है। जैसे कि अगर आप अभी यहीं पे आज बटाविया का नगर बसाया, ये आ जाएगा तो आपको पता रहेगा 1619 में बटाविया का नगर बसा था, और इससे आप बुक में समझ सकते हैं कि बटाविया कहाँ है, किस क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो डच के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।